नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों का रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल व फॉरेस्ट गार्ड आदि परीक्षाएं अब बहुत नज़दीक हैं। इसलिए हमने आपके लिए यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ शुरू की है, जिसके हमने 15 से 16 पार्ट चैनल पर अपलोड किए हैं और यह इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेस में जाकर उनको देख लें। दोस्तों, 20 से 25 मिनट की वीडियो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है और प्रीवियस ईयर पेपर से प्रश्नों के आने की अथवा प्रश्नों की शैली बदलकर पूछने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए इस सीरीज़ को स्किप करके गलती मत करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न, सुपर 301 क्या है? ऑप्शन ए आधुनिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी चावल की एक किस्म, ऑप्शन सी कीटनाशक, ऑप्शन डी अमेरिकी व्यापार कानून। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिकी व्यापार कानून। दोस्तों, सुपर 301 अमेरिका का व्यापार कानून है। इसके द्वारा विदेशी व्यापार को नियंत्रित किया जाता है और घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी डॉक्टर विलियम गांधी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी भू राजस्व, ऑप्शन डी स्थानीय मेलों पर कर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय मेलों पर कर। दोस्तों, पंचायतों को स्थानीय मेलों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है और पंचायतों को स्थानीय महत्व के लिए 29 विषयों पर अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग, ऑप्शन बी अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, असहयोग, ऑप्शन सी खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, असहयोग, ऑप्शन डी असहयोग, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था और दोस्तों खेड़ा आंदोलन 1918 में ही हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में संगम क्या था? ऑप्शन ए तमिल कवियों का संघ या मंडल, ऑप्शन बी तमिल राजाओं के दरबारी कवि, ऑप्शन सी तमिल बस्ती, ऑप्शन डी महापाषाण कब्रें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल कवियों का एक संघ या मंडल। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किसने बनवाए थे? ऑप्शन ए विजयनगर राजाओं ने, ऑप्शन बी बहमनी सुल्तानों ने, ऑप्शन सी चंदेल राजाओं ने, ऑप्शन डी गुप्त राजाओं ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदेल राजाओं ने। दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया था और वर्तमान में खजुराहो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। और दोस्तों, खजुराहो मंदिर जो बना है वह नागर शैली में बना है। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए गांधी आश्रम, ऑप्शन बी सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन सी फिनिक्स फॉर्म, ऑप्शन डी दांडी आश्रम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्याग्रह आश्रम। दोस्तों, साबरमती आश्रम का पुराना नाम सत्याग्रह आश्रम था और यह साबरमती नदी के तट पर अवस्थित था। और दोस्तों, इस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 17 जून 1917 ईस्वी को की थी। अगला प्रश्न है, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना
की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष अथवा संग्राम में थी? ऑप्शन ए अलगाववादी, ऑप्शन बी चरमपंथी, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी, ऑप्शन डी राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना 1906 से 1920 तक राष्ट्रवाद तथा धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित थे और इसी कारण 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन ए मूक नायक, ऑप्शन बी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत समाज, ऑप्शन डी इक्वलिटी जनता। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत तथा इक्वलिटी जनता नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी 30 जून 1948। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जून 1948 को ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने की घोषणा की थी, परंतु हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, वह था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन थी? ऑप्शन ए इलाही, ऑप्शन बी जलाली, ऑप्शन सी सहसा, ऑप्शन डी अशरफी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहसा। अकबर के समय सबसे बड़ी मुद्रा सहसा थी। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए कनिष्क ने, ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी फाहियान ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क ने भारतीयों के लिए सबसे पहले सिल्क मार्ग की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात पृथ्वी पर्स किससे संबंधित था? ऑप्शन ए जमींदार से, ऑप्शन बी पूर्व राजा से, ऑप्शन सी उद्योगपति से, ऑप्शन डी नील उत्पादक कृषक से। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व राजाओं से। पृथ्वी पर्स का संबंध देशी रियासतों के पूर्व राजाओं से था और इनके क्षेत्रों तथा संपत्ति पर भारत सरकार ने अधिकार कर लिया तथा उनके रहने के लिए खर्च की व्यवस्था की, जिसे पृथ्वी पर्स के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों, ये मनोनीत सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्र से होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। ऑप्शन ए राज्य को, ऑप्शन बी केंद्र को, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के भाग 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और दोस्तों, भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया है और भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 9वें, ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी 44वें। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है और इसके पूर्व शिक्षा राज्य सूची का विषय था। और दोस्तों, अब केंद्र तथा राज्य दोनों द्वारा शिक्षा पर कानून बनाया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी भारत में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है? ऑप्शन ए एक स्वैच्छिक संघ, ऑप्शन बी एक परिसंघ, ऑप्शन सी राज्यों का एक समूह, ऑप्शन डी एक संघ। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक समूह घोषित करता है और यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा आदि का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक निर्गमन इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए M.K. गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी R.C. दत्त। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों आर्थिक निर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1997 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 1972 ईस्वी में, ऑप्शन डी वर्ष 1968 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1968 ईस्वी में पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? ऑप्शन ए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ऑप्शन डी की टू द हेल्थ। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद स्वराज। दोस्तों महात्मा गांधी ने सबसे पहले हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना 1909 ईस्वी में की थी और इन्होंने इसकी रचना प्रारंभ में गुजराती में की थी। अगला प्रश्न है, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए जवाबदेही सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख दिया गया है जिसे बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है? ऑप्शन ए शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी अंकुश एवं संतुलन, ऑप्शन सी विधायिका एवं कार्यपालिकाओं में घनिष्ठ संबंध, ऑप्शन डी न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है? ऑप्शन ए बैठक के पहले 1 घंटे में, ऑप्शन बी बैठक के अंतिम 1 घंटे में, ऑप्शन सी किसी भी समय दोपहर 12 बजे, ऑप्शन डी न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी समय दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। दोस्तों शून्यकाल भारतीय संसदीय परंपरा की देन मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है जिसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान वर्णित है। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी?
ऑप्शन ए कुमाऊनी, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी प्राकृत। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। संस्कृत कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। दोस्तों इस समय आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर पर ज़्यादा फोकस कीजिए। मुझे उम्मीद है आपका प्रदर्शन पेपर में अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी ऊंटा, ऑप्शन सी जोतिया, ऑप्शन डी रालम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिमला दर्रा दारमा तथा ब्यास घाटियों को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन बी गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन सी जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, ऑप्शन डी जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना प्रजामंडल का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। ऑप्शन ए जलकूर नदी का, ऑप्शन बी भिलंगना नदी का, ऑप्शन सी पिंगल गंगा नदी का, ऑप्शन डी बाल गंगा नदी का। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खतलिंग हिमनद भिलंगना नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है। ऑप्शन ए टनकपुर, ऑप्शन बी कोटद्वार, ऑप्शन सी रुद्रपुर, ऑप्शन डी हरिद्वार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों रुद्रपुर पर्वतपदीय नगर नहीं है, बाकी टनकपुर, कोटद्वार तथा हरिद्वार पर्वतपदीय नगर हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। ऑप्शन ए नीति दर्रे से, ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रे से, ऑप्शन सी लंपिया धुरा से, ऑप्शन डी बाराहोती दर्रे से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रे से। दोस्तों लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। ऑप्शन ए काठगोदाम, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोटद्वार, ऑप्शन डी लक्सर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लक्सर उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। और दोस्तों लक्सर हरिद्वार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, नंदौरदोन किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए उधमसिंह नगर, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी गढ़वाल, ऑप्शन डी हरिद्वार। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नैनीताल जनपद में नंदौरदोन स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। ऑप्शन ए लघु हिमालय एवं बाह्य हिमालय को, ऑप्शन बी दून घाटी एवं शिवालिक श्रेणियों को, ऑप्शन सी महान हिमालय एवं हिमालय पार क्षेत्र को, ऑप्शन डी महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महान हिमालय एवं लघु हिमालय को मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए मुगल काल में, ऑप्शन बी गोरखा काल में, ऑप्शन सी डोगरा काल में, ऑप्शन डी ब्रिटिश काल में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुगल काल में उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किसे कुब्जा भ्रक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी श्रीनगर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषिकेश को कुब्जा भ्रक के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों ऋषिकेश देहरादून का एक उपनगर है। अगला प्रश्न है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए पाली भाषा में, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा में, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन डी अरमैक भाषा में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। ऑप्शन ए छोपती, ऑप्शन बी झोड़ा, ऑप्शन सी छपेली, ऑप्शन डी छोलिया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी छोलिया। दोस्तों उत्तराखंड में छोलिया नृत्य के दौरान गीत नहीं गाया जाता है, जबकि छोपती, झोड़ा तथा छपेली में नृत्य तथा गीत दोनों होते हैं।
अगला प्रश्न है, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है ऑप्शन ए महामृत्युंजय मंदिर, ऑप्शन बी कटारमल मंदिर, ऑप्शन सी गुर्जरदेव मंदिर, ऑप्शन डी कछेरी मंदिर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्जरदेव मंदिर को ध्वज मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी बोक्सा, ऑप्शन सी जाट, ऑप्शन डी भूटिया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। और दोस्तों, थारू जनजाति सबसे ज़्यादा उधमसिंह नगर जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए बाजपुर में, ऑप्शन बी रुद्रपुर में, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी अल्मोड़ा में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है? ऑप्शन ए सौम्यकाशी, ऑप्शन बी श्री क्षेत्र, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी बाड़ाहाट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाड़ाहाट। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। इनमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, उत्तराखंड में कौन क्या है, उत्तराखंड सरकार की प्रमुख नीतियाँ, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं आदि महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? ऑप्शन ए 20 मार्च 2016 को, ऑप्शन बी 25 मार्च 2016 को, ऑप्शन सी 27 मार्च 2016 को, ऑप्शन डी 11 मई 2016 को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और दोस्तों, इसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था और इस समय उत्तराखंड में मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी थे। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? ऑप्शन ए रंजकहीनता, ऑप्शन बी RH फैक्टर, ऑप्शन सी रंगांधी, ऑप्शन डी अधिरक्त स्राव। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, RH फैक्टर। आनुवांशिकी में RH फैक्टर प्रभावी लक्षण है। दोस्तों, वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर दें और चैनल हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है? ऑप्शन ए इंटरफेरॉन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी HGH, ऑप्शन डी THH। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरफेरॉन। दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि का नाम है इंटरफेरॉन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। मनुष्य के फेफड़ों में 5 भाग पाए जाते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी गिद्ध, ऑप्शन डी गौरैया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तोता। दोस्तों, तोता ऐसा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।